हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज आधुनिक भारत के इतिहास में एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है, मराठा और पेशवा। क्या मराठा और पेशवा? जब मराठाओं का नाम आता है तो आपका सबसे पहले जो दिमाग जाता होगा वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर जाता है, सही है। जब भक्ति आंदोलन का 12वीं शताब्दी में उदय हुआ और भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें से अनेकों हिंदू संत और मराठा संत निकल रहे थे। उसी समय इस संप्रदाय जब चल रहा था भक्ति आंदोलन, उसी समय मराठाओं का भी उत्कर्ष हुआ। और जो मराठा का उत्कर्ष होने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका औरंगजेब की जो कट्टरवादी नीतियां थीं, ठीक इस्लाम के संबंधित, उसके विरोध में इस साम्राज्य का उदय हुआ, यानी मराठा और पेशवा का उदय हुआ। मराठा और पेशवा भौगोलिक जो क्षेत्र है विषम क्षेत्रों में पैदा हुए, यानी कि जो महाराष्ट्र या दक्षिण भारत की जलवायु है वो अलग किस्म की है। ठीक, वहाँ की जो प्रजातियां हैं और भी जो चीज है वहाँ के अलग तरीके के लोग होते हैं। ठीक, वहाँ के बल बुद्धि कौशल भी अलग तरीके का ही होता है। दक्षिण भारत से आप देखेंगे तो अनेकों अनेक ऐसी हस्तियां हमारे भारत को मिली हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन, पीवी नरसिम्हा राव, बहुत से अनेकों अनेक हस्तियां ऐसी मिली हैं। तो इसलिए दक्षिण भारत के लोगों को अधिकतर शिक्षा के मामले से लेकर के पहले से भी, उसके पहले जो ये मराठा विषम भौगोलिक क्षेत्रों में पैदा हुए, ये शुरू से ही बल बुद्धि कौशल और लड़ने में साहसी हुआ करते थे, पराक्रमी हुआ करते थे। मराठाओं का उत्कर्ष भक्ति आंदोलन के ही समय हुआ, जिसमें अनेकों अनेक जब मराठा संत आए तो इन्होंने हिंदू संतों के साथ मिलकर के पूरे जन सामान्य के लोगों के बीच, पूरे जनमानस में सबको एकता का मतलब सद्भाव दिखाया इन लोगों ने, और पूरा जनमानस में इन्होंने हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश की। जिसमें सबसे पहले मराठा के नामों में एक शिवाजी का भी नाम आता है। आज उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, शिवाजी। ठीक, शिवाजी एक संरक्षक माने जाते हैं हिंदू धर्म के, और 1627 से 1680 यानी 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी हम सब कुछ इनका कार्यकाल देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इनके सब कुछ। पहले लिखेंगे जन्म 1627 में कहाँ हुआ था, दुर्ग। लिखेंगे जन्म 1627 ईस्वी, जन्म 1627 ईस्वी। कहाँ लिखेंगे, इन शिवनेर दुर्ग, शिवनेर दुर्ग, पूना। पूना कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक, कोष्टक में हम MH लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। जन्म 1627 ईस्वी में इन शिवनेर दुर्ग में, दुर्ग का मतलब यहाँ किला से, शिवनेर के किला में, पूना महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। पिताजी लिखेंगे पिताजी, पिताजी, पिताजी शाहजी भोसले थे, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। पिता कौन थे, शाहजी भोसले थे। ठीक, ये पहले अहमदनगर के सेवा में थे। कहाँ, अहमदनगर का। लेकिन 1633 ईस्वी में जब शाहजहां ने अहमदनगर की संधि कर ली, यानी अहमदनगर को विजय प्राप्त कर लिया। ठीक, अहमदनगर को जब उसने विजय प्राप्त कर लिया, शाहजहां ने उसको मुगलों के हाथों में सौंप दिया। तो जो शाहजी भोसले हुआ करते थे ये बीजापुर के सेवा में चले गए, यानी बगल में ही, अहमदनगर के बगल में बीजापुर पड़ता था। ठीक, वो मुगलों के कब्जा में तब नहीं हो पाया था, तो ये बीजापुर की सेवा में चले गए थे। सेवा का मतलब एक सूबेदार के रूप में काम करते थे। और फिर बीजापुर में इन्होंने कार्यरत होने के समय में ही जो पूना की जागीर हुआ करती थी, वो पूना की जागीर शिवाजी को सौंप दिया इन्होंने। फिर शिवाजी ने उसको आसपास के क्षेत्रों को जीत करके उसको विस्तारित करने का काम किया। तो आइए, शाहजी भोसले। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे, ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश
ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश, ये कभी कभी ये सब भी पूछ लिए जाते हैं, लिखेंगे ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश, ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासकों के वंशज थे, के शासकों के वंशज थे, के वंशज थे। यानी जो राजस्थान का मेवाड़ था, यहाँ पे जो सिसोदिया वंश चला करता था, उस जो सिसोदिया वंश के शासकों के क्या थे, शिवाजी जो शाहजी भोसले थे वंशज थे। ठीक, पहले अहमदनगर की सेवा में रहे, फिर शाहजहां द्वारा जब अहमदनगर को जीत लिया गया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, तो ये बीजापुर की सेवा में चले गए और अपनी जो पूना की जागीर हुआ करती थी अपने बेटा शिवाजी को सौंप दिए। माता जी को लिखेंगे माता जीजाबाई, माता जीजाबाई। वैसे शिवाजी तो 3 विवाह किए थे, अभी हम लोगों ने आगे चल करके उनको देखेंगे, अभी तो उसको जरूरत नहीं, बस यहाँ लिखिए जीजाबाई, जिनसे जीजाबाई, शिवाजी भी 3 विवाह किए थे। ठीक, जीजाबाई कोष्टक में लिख लेंगे। देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थे, देवगिरी में जो यादव वंश चलता था, देवगिरी के यादव वंश, के यादव वंश से संबंधित थे, से संबंधित थी, देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थे। ठीक, अब जो देवगिरी का यादव वंश था, ठीक, इससे संबंधित थी कौन, इनकी माता। और देवगिरी में जो यादव वंश है, यादव वंश का संस्थापक भिल्लम पंचम था। ठीक, इसको प्राचीन इतिहासों में बताया गया। लिखेंगे प्रारंभिक शिक्षा, शिवाजी की जो प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इनके संरक्षक रहे दादोजी, दादोजी कोंडदेव, कोंडदेव, कोंडदेव। ठीक, लिख लेंगे कोष्टक में, ये संरक्षक भी रहे, ये संरक्षक भी रहे। ठीक, संरक्षक का मतलब होता है उसकी देखभाल करना, उसको सुरक्षित रखना, ठीक, संभाल करके रखना। ठीक, जहां कुछ भी कमी है उसको सुधारते रहना, इस संरक्षक का काम होता है। तो शिवाजी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी दादोजी कोंडदेव के मतलब अधीन हुई और इसके संरक्षक भी रहे शिवाजी के। ठीक, आध्यात्मिक गुरु लिखेंगे, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब यहाँ धार्मिक से है, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास, समर्थ रामदास। ठीक, समर्थ रामदास आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के। ठीक, अब ये हो गया शिवाजी का कुछ जीवन परिचय, और हमने बताया कि जो मराठा थे भौगोलिक विषम क्षेत्रों में इनके जन्म होने के कारण, इनका निवास स्थान होने के कारण ये शुरू से लड़ने में और दक्षता में, ठीक, बहुत ही कुशल हुआ करते थे, साहसी हुआ करते थे। तो आइए देखते हैं इसमें प्रारंभिक, शिवाजी की प्रारंभिक विजय। ठीक, और इसको याद रखिएगा, अहमदनगर को जब 1633 में शाहजहां ने विजित किया तो इनके पिता बीजापुर की सेवा में चले गए अहमदनगर को छोड़कर, और अपनी जागीर पूना की किसको दे दिए, शिवाजी को दे दिए। यानी शिवाजी पूना की जागीर, पूना जो महाराष्ट्र में है उसकी जागीर संभाल रहे हैं। हेडिंग डालेंगे प्रारंभिक विजय, प्रारंभिक विजय, शिवाजी की प्रारंभिक विजय क्या क्या रही है। ठीक, प्रारंभिक विजय देखेंगे, प्रारंभिक विजय शिवाजी की क्या रही है। तो नोट करेंगे, इसने अभियान की शुरुआत, इसने अभियान की शुरुआत, इसने अभियान की शुरुआत, अभियान की शुरुआत, इसने अभियान की शुरुआत, इसने अभियान की शुरुआत बीजापुर के, बीजापुर के आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाही, आदिल शाही सुल्तानों के विरुद्ध की, सुल्तानों के विरुद्ध की, के विरुद्ध की,
ठीक, जो मोहम्मद आदिल शाह हुआ करता था, संस्थापक आदिल शाही वंशों के बीजापुर का, उसके खिलाफ की। ठीक, और बीजापुर के ही सेवा में इसके पिताजी रहा करते थे। आगे की तरफ लिखेंगे, प्रथम विजय के दौरान इसने विजित किया। ठीक, क्या प्रथम विजय में विजित किया, प्रथम विजय में विजित किया। ठीक, क्या क्या विजित किया नोट करेंगे इसमें। 1646 में तोरण का किला, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक, तोरण का किला 1646 में। फिर लिखेंगे 1646 में राजगढ़ का किला इन्होंने विजित किया, नोट करेंगे। फिर आगे लिखेंगे 1674 ईस्वी में, 1674 में लिखेंगे कोंडाना विजय की थी। कोष्टक में लिख लेंगे सिंहगढ़ का किला। ठीक, इसमें 1674 में कोंडाना विजय की थी, सिंहगढ़ का किला जीता था। आगे की तरफ लिखेंगे धीरे धीरे पूना के आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने जीता। अभी तोरण के किले पे, राजगढ़ के किले पर अधिकार किया और इसी तरह अपने साम्राज्य को विस्तारित करने का काम कर रहे हैं। आगे लिखेंगे 1654 ईस्वी में, शिवाजी पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिए। किले पर अधिकार कर लिए। ठीक, नोट कर लीजिएगा, शिवाजी पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिए। आगे लिखेंगे 1656 ईस्वी जावली। ठीक, जावली के किले पर, सब महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास, अहमदनगर और बीजापुर के सीमाओं से जावली के किले पर, ठीक, जावली के किले पर अधिकार कर लिया। आगे लिखेंगे 1657 ईस्वी, नोट करेंगे कोंकण के कल्याण एवं भिवंडी पर अधिकार किया, भिवंडी पर अधिकार किया। आज भी कल्याण महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। अधिकार किया, ठीक, नोट कर लीजिएगा, अधिकार किया। ठीक, और इस समय जब दक्कन का सूबेदार हुआ करता था औरंगजेब, ठीक, और औरंगजेब लगभग 1657 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बना रहा। और जब देखा कि शाहजहां की तबीयत इधर उत्तर भारत में, आगरा में बिगड़ी, तो इसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों के बीच आया और युद्ध स्टार्ट हो गया। 1657-58 ईस्वी में धर्मट घाट का युद्ध हुआ और बहुत से युद्ध लड़े गए, जिसमें बाद में औरंगजेब 1659 में दिल्ली के लाल किले में भी अपना राज्याभिषेक करवाया और वो आगरा के किले में भी 58 में कराया था, लेकिन दिल्ली के लाल किले में राज्याभिषेक करवा करके अगला बादशाह बना। तो दक्षिण भारत में जब 1657 में औरंगजेब ने छोड़ करके अपना राजपाट दक्कन, यानी दक्कन की सूबेदारी शाहजहां का समय वो सूबेदार था दक्कन साम्राज्य का, तो जब दक्कन को छोड़कर 1657 में उत्तर भारत चला आया, तो उस समय शिवाजी ने अपने क्षेत्रों को क्या किया, दक्कन में और बढ़ाया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, दक्कन को बढ़ाया। फिर क्या हुआ, 1659 का जब समय था, 1659 के समय में औरंगजेब ने बीजापुर के जो शासक थे उन पर आक्रमण करके और उनसे संधि कर ली। और बीजापुर के साथ जब संधि किया औरंगजेब, तो शिवाजी बीजापुर के
खिलाफ थे, यानी यहां समझिएगा शिवाजी एक अलग व्यक्ति हो गए और मुगल इधर उत्तर भारत से हैं और नीचे दक्षिण भारत में चल रहा है बीजापुर, ठीक, बीजापुर। और दक्कन का सूबेदारी खुद औरंगजेब संभाल रहा था, अभी छोड़कर गया है, वहां पर सूबेदार अगले व्यक्ति को बनाया गया। तो मुगल और बीजापुर की दोस्ती हो गई, यानी इनके बीच संधि हुई, ठीक। और जब संधि हो गई तो जब मुगल बीजापुर को प्राप्त करना चाहते थे, जब लड़ाई हो रही थी यहाँ के शासक से, तो शिवाजी औरंगजेब से दोस्ती करना चाहते थे, औरंगजेब से दोस्ती करना चाहते थे भी। लेकिन शिवाजी ने मतलब जब दोस्ती निभाने की बात आई तो औरंगजेब ने यहाँ पर कोई तरीके का मतलब अपना हाथ नहीं बढ़ाया। तो औरंगजेब बीजापुर को सीधे विजित क्या किया, वहां तक चल करके संधि कर ली। और जब दोनों की संधि हो गई और शिवाजी इधर बीजापुर के क्या थे, इसके खिलाफ थे, ठीक। इसीलिए वो मुगलों से हाथ मिला रहे थे कि मुगल अगर साथ में मिल जाएंगे तो हम लोग बीजापुर को जीत करके शासन करेंगे। लेकिन औरंगजेब ने कोई रुचि नहीं दिखाई और जो है डायरेक्ट वो बीजापुर से संधि की। और संधि करने के बाद जब शिवाजी इसके खिलाफ थे बीजापुर के, तो इन्होंने क्या किया, जब औरंगजेब बीजापुर से संधि कर ली तो बीजापुर के शासक को कहा कि ऐसा है कि आप जो शिवाजी आपका क्षेत्र किला उला जीता है आपके आसपास का, उसको पकड़िए, उसको आप छीनिए। तो बीजापुर का जो शासक हुआ करता था उसने अपने सेनापति अफजल खां को भेजा, किस पर, शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए। और जब अफजल खां यहाँ से निकलता है, ठीक, यहाँ का सेनापति जो था अफजल खां था, ठीक, कहानी को समझिएगा, अफजल खां, ठीक। हमने बताया कि शिवाजी बीजापुर को प्राप्त करना चाहते थे, मुगल से औरंगजेब प्राप्त करना चाहता था, और अभी दक्कन से निकलकर औरंगजेब गया उत्तर भारत में, नया बादशाह बना है और ये प्राप्त करना चाहता है बीजापुर को, ठीक। और बीजापुर को दोनों प्राप्त करना चाहते हैं, शिवाजी भी और मुगल भी। अब शिवाजी सोचते हैं कि मुगलों से दोस्ती करके प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन मुगल इनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, ठीक। मुगल डायरेक्ट बीजापुर पे अटैक किया और संधि कर ली, यहाँ के शासक को पराजित नहीं कर पाए। तो और जब संधि हो गई तो फिर बाद में मुगल ने बीजापुर से शासक से कहा कि ऐसा है, औरंगजेब ने कहा कि ऐसा है कि आप जो है, जो आपका किला शिवाजी जीते हुए हैं उनसे आप जीत करके ले आइए। तो बीजापुर का जो शासक हुआ करता था अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किधर, इधर आक्रमण के लिए भेजा। और जब आक्रमण के लिए भेजा तो शिवाजी ने इसको पकड़ करके बढ़िया से युद्ध में रगड़ कर इसकी हत्या कर दी, किसकी, अफजल खां की। और जब इसकी हत्या हो गई अफजल खां की, तो इसके बाद औरंगजेब जो था, ठीक, औरंगजेब फिर इसके बाद उसी क्षेत्रों में जो अहमदनगर की संधि में, ठीक, अब औरंगजेब इसका शिवाजी का बदला लेगा। अहमदनगर की संधि के समय में जो शिवाजी को कुछ राज्य दिए गए थे शासन करने के लिए, कुछ किले, औरंगजेब ने उसी को प्राप्त करने के लिए शिवाजी के खिलाफ अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था शाइस्ता खां, ठीक, शाइस्ता खां। किसका सेनापति था, औरंगजेब का, ठीक, औरंगजेब का सेनापति। इसको भेजा, कहा कि आप जाइए और शिवाजी को समझाइए कि जो अहमदनगर की संधि में इनको दिया गया था शासन किले और जो कुछ भी अधिकार है उसको आप वापस करें। औरंगजेब जब भेजा शाइस्ता खां को, तो शाइस्ता खां आया और ये लगभग आया तो पहली बार में मुगल सेना को लेकर आया था। तो पूना, कल्याण और भिवंडी जिस पर इन्होंने अधिकार किया था जीत करके, ठीक, इन क्षेत्रों को क्या किया, जीत लिया। कौन, शाइस्ता खां ने जीता, ठीक, इन क्षेत्रों को क्या कर लिया शाइस्ता खां, इसको जीता। और जब जीता तो बाद में शिवाजी ने इसको क्या किया, शाइस्ता खां को कैद कर लिया। और कुछ समय के बाद जब कैद कर लिया तो इनको परास्त किया। और फिर यहाँ से शाइस्ता खां फिर अन्य किलों पर, मतलब इतने किलों पर अधिकार करने के बाद शाइस्ता खां आगे भी बढ़ा तो शिवाजी ने इसको पराजित कर दिया। और जब पराजित कर दिया तो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो औरंगजेब ने क्या किया कि शाइस्ता खां को वापस बुला लिया।
ठीक, दिल्ली वापस बुलाया, फिर इसको बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बाद शाइस्ता खां के बाद जो अगला सेनापति बन करके आया वो मुअज्जम बन करके आया, क्योंकि हमने बताया था कि औरंगजेब 1660 से लेकर के 1680 तक अपने सेनापतियों को, औरंगजेब के समय में हमने बताया था, अपने सेनापतियों को भेजा था दक्षिण भारत में अभियान के लिए। लेकिन 1680 के बाद वो स्वयं आता है, ठीक, वो स्वयं आता है और वही उसकी कब्र बन जाती है। ठीक, तो फिर 1600 इसके शाइस्ता खां के चले जाने के बाद लगभग 1663 में मुअज्जम आता है। ठीक, तब तक शिवाजी बीजापुर के क्षेत्रों को भी कई तरीके से विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। ठीक, तो आइए थोड़ा सा देखेंगे इसकी आगे की कहानी। ठीक, कहानी को बस थोड़ा सा समझना है, ज्यादा आपको नहीं, क्योंकि परीक्षाएं में वही चीज आपको पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। अब हम ये चीज नहीं बताएंगे कि शिवाजी अरे औरंगजेब 1657 में वापस आ गया, ठीक, दक्कन का सूबेदारी छोड़कर, ये सारी चीजें नहीं, मैंने कहानी पे ये सारी चीजें बता दिया। लिखेंगे आगे 1659 में, 1659 ईस्वी, 1659 ईस्वी लिखेंगे बीजापुर के सेनापति, बीजापुर के शासक के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी गई। आगे डैश देकर लिख लेंगे बाई शिवाजी के द्वारा। क्यों कर दी गई हमने अभी बता दिया। ठीक, कि जो अफजल खां था ये संधि कर लिया, जो अफजल खां सेनापति था इसके शिवाजी ने क्यों इसको मारा, क्योंकि जो बीजापुर का शासक हुआ करता था, ठीक, ये मुगलों से दोस्ती कर ली, संधि कर ली, तो मुगल ने कहा इसके शासक से कि आप ऐसा है, जो शिवाजी आपके क्षेत्रों को, बीजापुर के आसपास के किलों को जीता है, उसको आप मंगाइए अपने पास, उसको मांगिए, दे दे। तो इसने नहीं दिया, तो इसने बीजापुर का जो शासक था अपने सेनापति अफजल खां को भेजा कि शिवाजी पर जाओ और अटैक करके वो किलों को जीतो। तो अफजल खां जब गया तो शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, अफजल खां सेनापति हुआ करता था बीजापुर का। ठीक, आगे 1659 ईस्वी, 1659 ईस्वी। ठीक, इसमें लिखेंगे औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाया। ठीक, दक्कन का सूबेदार बनाया, और जब दक्कन का सूबेदार बनाया तो ये दक्कन के सूबेदार के ही समय क्या किया, अनेक क्षेत्रों को विजित किया। ठीक, उसी समय अनेक क्षेत्रों को विजित किया। लिखेंगे इसने कई क्षेत्रों को विजित किया। किससे, शिवाजी से। ठीक, कौन कौन से क्षेत्रों को विजित किया, लिखेंगे पूना, कल्याण, भिवंडी, पूना, कल्याण, सब महाराष्ट्र में है, भिवंडी, इन क्षेत्रों को इसने विजित किया। अन्य क्षेत्रों में इसकी पराजय हो गई। ठीक, शिवाजी ने बाद में शाइस्ता खां को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद इसको औरंगजेब ने क्या कर लिया, वापस बुला लिया, और वापस बुलाने के बाद शाइस्ता खां को औरंगजेब ने बंगाल का क्या बना दिया, वहां का सूबेदार या नवाब बना दिया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में। ठीक, 1663 में मुअज्जम, ठीक, दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ। कौन किया, औरंगजेब नियुक्त हुआ। बाई औरंगजेब लिख लेंगे, औरंगजेब के द्वारा। ठीक, औरंगजेब ने इसको दक्कन का सूबेदार बनाया। नोट कर लीजिएगा, 1663 में मुअज्जम दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ। ठीक, आगे लिखेंगे 1664 में,
1664 ईस्वी में क्या हुआ? सूरत की प्रथम लूट, सूरत की प्रथम लूट, सूरत की प्रथम लूट, कोष्टक में लिख लेंगे बाई शिवाजी, बाई शिवाजी, ठीक, बाई शिवाजी। जब सूबेदार हुआ करता था मुअज्जम दक्कन के साम्राज्यों का, तो उसी समय 1664 में शिवाजी ने क्या किया, जो मुगलों का सूरत बंदरगाह हुआ करता था इस पे लूटपाट किया। और जब लूटपाट किया तो अब जाहिर सी बात है कि अब शिवाजी की रंगबाजी ज्यादा मतलब उस समय प्रसिद्ध हो गई थी, ठीक, क्योंकि ये शाइस्ता खां को भी पराजित किया और उधर बीजापुर के शासक के सेनापति की हत्या कर दी अफजल खां की। तो अब इससे क्या है, औरंगजेब के मतलब नजर में ये शिवाजी की पूरी छवि है, इसलिए अब क्या होगा देखिएगा आगे। इसीलिए इसको पराजित करने के लिए 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, ठीक, औरंगजेब क्या करेंगे 1665 ईस्वी में, देखेंगे जय सिंह और इसी का बेटा था सन, जय सिंह का बेटा राम सिंह, इन दोनों को मिला लिया और मिला करके बुलाया, ठीक, यहाँ प्लस बना दिए, हम दोनों को मिला करके और बुलाया। और बुलाने के बाद क्या किया, यहाँ लिख लेंगे आक्रमण करने के लिए भेजा, आक्रमण करने के लिए भेजा, करने के लिए भेजा। कौन भेजा? औरंगजेब ने इनको आक्रमण करने के लिए, बाप बेटे को, जय सिंह को और राम सिंह को आक्रमण करने के लिए भेजा। किस पर? शिवाजी पर, ठीक। और शिवाजी पर जब ये आक्रमण किए तो शिवाजी को छल पूर्वक इन्होंने कैद कर लिया, और कैद कर लिया तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको सब आगरा लेकर आए। कहां पर? आगरा, ठीक, आगरा लेकर आए तो क्या हुआ, 1665 ईस्वी लिखेंगे, 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी, ठीक, 1665 ईस्वी। इसमें पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि, ठीक, पुरंदर की संधि हुई, ठीक। पुरंदर की संधि में क्या हुआ, संधि क्या होता है, दो लोगों का मेल मिलाप, यानी दोनों लोगों के बात के जो है मेल मिलाप करके रख दिया जाएगा, दोनों लोगों के बीच कुछ समझौता होगा, ठीक। तो पुरंदर का किला है, ठीक, कहां पर? दक्षिण भारत में। तो पुरंदर की संधि हुई दो लोगों के बीच, किसके बीच? जय सिंह और जय सिंह किधर से था? मुगल की तरफ से, मुगल साम्राज्य की तरफ से, ठीक, किधर से? मुगल साम्राज्य से। और इधर से कौन थे? शिवाजी, मराठाओं से शिवाजी, ठीक। इन दोनों के बीच क्या हुआ? संधि हुई। और संधि क्या क्या हुई थी, अब उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक, संधि में लिखेंगे, पुरंदर की संधि में लिखेंगे, इसके नीचे लिखिएगा 1665 में। और इस संधियों को याद रखेंगे, भारतीय इतिहास में संधियां पूछ ली जाती हैं, लिखेंगे संधि। संधि में क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या कहा, 35 किलो पर जो अधिकार है, ठीक, शिवाजी का जो 35 किलो पर अधिकार है, 35 किलो पर जो अधिकार है, उसमें से मुगलों को और ये मराठाओं यानी कोष्टक में लिख लेंगे स्वयं को, यानी स्वयं शिवाजी को। इन्होंने कहा कि जो मुगल हैं इनको जो स्वयं 12 रख लें, और 12 से जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 लगभग 23 किले। 23 किले जो है, मुगलों को 23 किले और मराठाओं को 12 किले, 12 किले अपने पास रख लें और 23 किले क्या करें, मुगलों को दे दें, ठीक। यही कहा गया, किसको? शिवाजी को। और दूसरी बात क्या हुई, ये पहली संधि रही, दूसरी संधि हुई शिवाजी के, और इनसे राजस्व बहुत अच्छे आते थे किलो से, इसीलिए इसको कब्जा सभी लोग जमा करके
इकट्ठा करना चाहते थे। हुआ क्या, शिवाजी के पुत्र संभाजी को शिवाजी के पुत्र संभाजी को शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किए गए। मनसब क्या होता है? मनसब हमने औरंगजेब अकबर के समय में बताया है। 5000 मनसब प्रदान किए गए। जो लोग नहीं जानते हैं वो जाकर के देख करके आएंगे आधुनिक मध्यकालीन भारत के इतिहास में। आगे की तरफ लिखेंगे, तीसरी संधि क्या हुई? शिवाजी ने अपने पुत्र के साथ मुगल दरबार में पेश होना स्वीकार किया। शिवाजी ने कहा कि ठीक, हम अपने पुत्र के साथ मुगल दरबार में पेश होंगे। चौथा लिख लेंगे, बीजापुर के विरुद्ध मुगल सहायता देना स्वीकार किया। लेकिन देंगे नहीं, शिवाजी आए। ठीक, मराठा गुरिल्ला युद्ध जानते थे, छिप करके युद्ध लड़ना। ठीक, पहाड़ियों से और जगहों से गुरिल्ला युद्ध में लड़ने में मराठा बहुत माहिर हुआ करते थे। इसीलिए शिवाजी इनको पहाड़ी चुहिया की उपाधि दिया था। क्या? पहाड़ी चुहिया। ठीक, शिवाजी को ही औरंगजेब ने दिया था पहाड़ी चुहिया। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम लोग। चलिए, 1666 में क्या हुआ? ठीक, जब शिवाजी को दरबार में पेश हुए 65 में, फिर इनको छल पूर्वक औरंगजेब ने कैद करवा लिया तो इन्हें आगरा के किले में रखा गया। और इसके बाद ठीक आगरा के किले से ही ये बाप और बेटे दोनों 1666 में छल पूर्वक वहां से भाग निकले। कहां से? आगरा के किले से। लिखेंगे 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी लिखेंगे, जय सिंह ने शिवाजी प्लस संभाजी, बाप और बेटे दोनों लोग हैं। ठीक, शिवाजी और संभाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। औरंगजेब के दरबार में क्या किया? पेश किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? जहां धोखे से औरंगजेब क्योंकि ये मराठा छिप जाते थे, इसी की वजह से इनको पकड़ना मुश्किल था। धोखे से औरंगजेब ने कैद कर लिया और किले के अंदर रखा गया, जिसे नजरबंद कहा जाता था। ठीक, कैद कर लिया। आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। आगरा के जयपुर भवन का मतलब उस भवन का नाम ही है जयपुर भवन में रखा गया। पूछा जा सकता है। ठीक, किरण पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव बुक देखेंगे एसएससी का, जो 10,000 प्लस क्वेश्चन की बुक है, उसमें आगरा के जयपुर भवन में एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, कहाँ रखा गया? आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। ठीक, यहाँ से शिवाजी क्या हुआ? धोखे से भाग निकले। आगे भी लिख लीजिएगा, यहाँ से शिवाजी धोखे से भाग निकले। शिवाजी प्लस संभाजी। ठीक, धोखे से भाग निकले। यहाँ से धोखे से ये क्या हुए? यहाँ से भाग निकले। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। फिर यहाँ से भाग निकले तो शिवाजी ने फिर माना नहीं। इन्होंने कहा फिर मुगलों को लूटिए। फिर 1670 में इसने
द्वितीय सूरत की लूट किया। नोट करेंगे 1670 ईस्वी, पहला 64 में लूटे थे, दूसरा लिखेंगे सूरत की द्वितीय लूट, सूरत की द्वितीय लूट। और उस समय प्रसिद्ध बंदरगाह भी हुआ करते थे। द्वितीय लूट, सूरत की द्वितीय लूट। ठीक, लिखेंगे लगभग 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए लूटे। कौन? शिवाजी। दूसरी बार में इन्होंने जब सूरत को लूटा तो लगभग 60 लाख रुपए के लूटा था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम। चलिए आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम। बीजापुर और गोलकुंडा से शिवाजी ने, स्टार बनाकर लिखेंगे, बीजापुर और गोलकुंडा से, और गोलकुंडा से शिवाजी ने, बीजापुर और गोलकुंडा से शिवाजी ने चौथ वसूलना शुरू किया। चौथ वसूलना शुरू किया। ठीक, चौथ यहाँ टैक्स हुआ करता था, मराठाओं का टैक्स। ठीक, राजस्व टैक्स। नोट कर लीजिएगा, चौथ जो हुआ करता था टैक्स हुआ करता था। ठीक, कहां से? बीजापुर जो अधिकार कर लिया था और गोलकुंडा के क्षेत्रों पर जो अधिकार था शिवाजी का, उन क्षेत्रों से इसने चौथ टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। आगे की तरफ लिखेंगे इनका राज्याभिषेक। ठीक, राज्याभिषेक 1674 में। ठीक, इन कहां पर? इन लिखेंगे इन महाराष्ट्र, रायगढ़ किला। ठीक, रायगढ़ किला में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। किसके द्वारा? नीचे लिखेंगे द्वारा। ठीक, गंगा भट्ट के द्वारा हुआ। ठीक, ये वाराणसी के प्रसिद्ध संत थे। ये वाराणसी के प्रसिद्ध संत थे। नोट कर लीजिए, ये द्वारा गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। ठीक, क्या? इनका राज्याभिषेक गंगा भट्ट के द्वारा किया गया महाराष्ट्र के रायगढ़ किला में। ठीक, 1674 में। ठीक, लिखेंगे 2 उपाधि धारण किया इन्होंने। 2 उपाधि धारण की। कौन कौन सी उपाधि धारण किया इन्होंने? नोट करेंगे 2 उपाधि इसमें। एक तो छत्रपति महाराज। क्या? छत्रपति महाराज। और दूसरा इसमें जो उपाधि इसने धारण किया, हिंदू बादशाह की। ठीक, औरंगजेब की धार्मिक कट्टर नीतियों के कारण इन्होंने ऐसा किया। हिंदू बादशाह के और छत्रपति महाराज की। आज भी जो मुंबई में छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल है, वहां के रेलवे स्टेशन का नाम है, ठीक, छत्रपति जी महाराज शिवाजी टर्मिनल। अंतिम अभियान लिखेंगे, कर्नाटक अभियान था शिवाजी का। अंतिम अभियान शिवाजी का था क्या? कर्नाटक अभियान। और 1680 में शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसको भी लिख लेंगे 1680 ईस्वी। शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, नोट कर लेंगे, शिवाजी की मृत्यु हो गई। आगे की तरफ लिखेंगे शिवाजी के अष्ट प्रधान कौन कौन हुआ करते थे। शिवाजी अपने दरबार में अष्ट प्रधान रखा करते थे। अष्ट प्रधान का मतलब 8 प्रमुख लोग रहेंगे। ठीक, जैसे
अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, ठीक। चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे नवरत्न, उसी प्रकार इसके दरबार में, शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहा करते थे, ठीक। जैसे कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे, उसी प्रकार लिखेंगे हेडिंग डाल करके शिवाजी के अष्ट प्रधान। शिवाजी के, शिवा ये दरबार की शोभा बढ़ाते थे। शिवाजी के दरबार के अष्ट प्रधान, दरबार के अष्ट प्रधान, ठीक। शिवाजी के दरबार के अष्ट प्रधान, ठीक। शिवाजी के अष्ट दरबार के अष्ट प्रधान लिखेंगे। इसमें पहला जो सबसे प्रमुख पद हुआ करता था, एक पेशवा। पहले क्या हुआ करता था? पेशवा। 2 3 4 5, फिर 6 7 8, ठीक। फिर अमात्य, ठीक। पेशवा के बाद अमात्य हुआ करता था, और फिर सर ए नौबत हुआ करता था। सर ए नौबत, सर ए नौबत हुआ करता था। फिर हुआ करता था इसमें सामंत, सामंत हुआ करता था। फिर हुआ करता था वाकिया, वाकिया नवीस, वाकिया नवीस हुआ करता था। फिर अगला लिखेंगे सुरु नवीस, सुरु नवीस, सुरु नवीस। फिर हुआ करता था इसमें धार्मिक सलाहकार, धार्मिक सलाहकार, सलाहकार। फिर अगला जो हुआ करता था इसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का, ठीक। इसमें जो पेशवा हुआ करता था, इसका मतलब था, हमने बताया था प्रधानमंत्री होता है, क्या? प्रधानमंत्री, ठीक। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री हुआ करता था। और ये अमात्य जो हुआ करते थे, ये राजस्व, राजस्व मंत्री हुआ करते थे, ठीक। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे पहली बार भारतीय इतिहास में, मौर्य साम्राज्य में, तो अमात्य और मात्य 2 चीज होता था, ठीक। अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री हुआ करता था, और महामात्य का मतलब प्रधानमंत्री हुआ करता था, ठीक। सर ए नौबत जो हुआ करता था, इसका मतलब हुआ करता था सेनापति, क्या? सेनापति, सेनापति। और सामंत जो हुआ करता था, इसका मतलब था विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। वाकिया निवास जो यह हुआ करता था पत्राचार मंत्री, पत्राचार मंत्री, पत्राचार मंत्री। कहां से पत्र आया, क्या जाएगा, ये वाकिया नवीस करता था। सुरु नवीस जो था, सॉरी, ये सूचना मंत्री रहेगा। वाकिया नवीस और सुरु नवीस, हाँ, ये सूचना मंत्री हो जाएगा। पत्राचार मंत्री सुरु नवीस होगा, सूचना मंत्री, ठीक। और सुरु नवीस जो हुआ करता था, ये पत्राचार मंत्री था, पत्राचार मंत्री, ठीक। और ये हुआ करते थे पंडित, ठीक। पंडित हुआ करते थे पंडित राव, धार्मिक सलाहकार में। और एक न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक, मुख्य न्यायाधीश। ये न्यायाधीश हुआ करते थे जो किसी भी चीज का निर्णय देते थे। ये 8 लोग शिवाजी के दरबार को क्या करते थे, उसकी शोभा बढ़ाते थे। इतने लोग हुआ करते थे, इन्हीं को बोला जाता था क्या? अष्ट प्रधान बोला जाता था, ठीक। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न, अकबर के दरबार में नवरत्न, ठीक। इनको याद रखेंगे, नवरत्न रखने वाला, अष्ट दिग्गज रखने वाला, अष्ट प्रधान रखने वाला, ठीक। कौन था? शिवाजी, अष्ट प्रधान रखने वाला। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम शिवाजी ने 2 कर लागू किया, ठीक। शिवाजी ने 2 कर लागू किया था, देखेंगे। शिवाजी ने 2 कर लागू किया, एक चौथ था, एक सरदेश मुखी था, ठीक। 2 कर देखेंगे, 2 कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए जो कर था, कर, एक चौथ, ठीक। और दूसरा था सरदेश मुखी, सरदेश मुखी, सरदेश मुखी,
देखेंगे जो चौथ हुआ करता था, एक कुल उपज का एक चौथाई था। क्या? कुल उपज का एक चौथाई भाग। ठीक, कुल उपज का एक चौथाई भाग। ठीक, जो भी पैदा होता था उसका 1/4 भाग देना पड़ता था। ठीक, सरदेशमुखी जो हुआ करता था, इसमें लिखेंगे कुल आय का यानी आप जितना इनकम कमा रहे हैं उसका 1/10 भाग हुआ करता था। ये टैक्स देना पड़ता था किसको? वहां जो राजा हुए, बाद में पेशवा हुए, उनके देना पड़ता था। लिखेंगे शिवाजी एक नौसेना स्थापित किया। शिवाजी ने एक नौसेना स्थापित किया। एक नौसेना, क्योंकि समुद्र तटों के किनारे थे, कहां पर? महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। तो इन्होंने एक नौसेना स्थापित किया। ठीक, और अधिकतर इन्होंने जो इस प्रणाली को सीखा था पुर्तगालियों से ही सीखा था, क्योंकि पुर्तगाली 1498 में आए तो समुद्रों जैसे कब्जा की व्यापार करने के लिए, क्योंकि उनकी जहाजें समुद्र के किनारे आकर रुकती थी, तो नौसेना सबसे पहले उन्हीं की देन है बनाने का। ठीक, क्या? नौसेना। ठीक, शिवाजी ने एक नौसेना स्थापित किया जिसका मुख्यालय लिखेंगे, मुख्यालय कहाँ हुआ था? कोलाबे। मुख्यालय, इसका मुख्यालय जो हुआ करता था कोलाबा कहाँ पड़ता था? बॉम्बे में। ठीक, बॉम्बे नोट कर लेंगे, बॉम्बे में पड़ता था मुख्यालय। नौसेना का सेनापति लिखेंगे, नौसेना का सेनापति जो है वो दरिया सारंग कहलाता था। दरिया सारंग। ठीक, दरिया सारंग कहलाता था। दरिया का मतलब पानी का जो दरिया होता है, उसमें सारंग उसका सेनापति। ठीक, ये है। अब हम लोग शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई। फिर इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र संभाजी ने क्या किया? अगला कार्यभार संभाला। तब तक औरंगजेब जब दक्षिण भारत के अभियानों पर जाता है 1680 के बाद, तो संभाजी को छल पूर्वक उसकी हत्या करवा देता है। ठीक, कैद कर लेता है, उसकी हत्या करता है। फिर उसके आने वाले पुत्र जो साहू जी होता है, संभाजी का पुत्र साहू जी, वो शासन करने के लिए जाता है। तो साहू जी को औरंगजेब छल पूर्वक कैद कर ले आता है। कहाँ पर? अपने दिल्ली में। इसके बाद संभाजी के ही भाई यानी साहू जी के चाचा, संभाजी 2 भाई थे, क्योंकि शिवाजी ने 3 विवाह किया था, तो उसको भी हम लोगों देखेंगे। ठीक, तो संभाजी के भाई थे राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। जब साहू जी को औरंगजेब चला ले गया लेकर के, यानी संभाजी, शिवाजी के 2 पुत्र हुए, कहीं लिख लीजिएगा, शिवाजी, इनके 2 सन हुए। ठीक, 2 सन, एक था संभाजी और दूसरा था राजाराम। ठीक, संभाजी का पुत्र कौन था? साहू जी। और राजाराम की पत्नी ताराबाई। ठीक, थोड़ा सा यहाँ कहानी को समझ लीजिए, फिर तो अगली कक्षाओं में देखना। शिवाजी के 2 पुत्र संभाजी और राजाराम। शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो संभाजी अगला कार्यभार संभाले, लेकिन संभाजी की हत्या औरंगजेब छल पूर्वक करवा दिया। फिर इन्हीं के पुत्र साहू जी हुए। तो साहू जी ने इसको जब संभाला, अपने राजपाट को अपने पिता के द्वारा दी गई, तब तक औरंगजेब इनको कब्जा कर ले गया। तो मुगलों से बचाने के लिए जो राजाराम की पत्नी थी ताराबाई को लेकर के, ठीक, वो दोनों ने राजपाट को संभाला। फिर बाद में जब बहादुर शाह प्रथम हुआ, तो जब इसको कैद से छोड़ता है, तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद फिर ये आकर के साहू जी अपने सिंहासन को 8 में संभाल लेता है, यानी फिर इससे युद्ध लड़ता है ताराबाई, यानी अपने चाचा और चाची से युद्ध लड़ने के बाद फिर मराठा साम्राज्य का ही शासक बन जाता है। ठीक, साहू जी। और फिर साहू जी ने ही आने वाले समय में अपने जो पद हुआ करते थे मराठाओं का, इसको पेशवा पर बना दिया, पेशवा पर निर्भर कर दिया, पेशवा पद की एक सृजन किया। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, यानी अपना शासन प्रशासन पूरा पेशवा के ऊपर रख देना, प्रधानमंत्री के ऊपर रख देना, बस अपने चुपचाप बैठे रहना, सब कुछ देख। ठीक, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण संधि पढ़ा, जिसमें ठीक शिवाजी के बीच और इनको के बीच जो पुरंदर की संधि हुई है, इसको 1665 में याद रखेंगे। पुरंदर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक। और सूरत को गुजरात में जो शिवाजी है, एक सूरत को 2 बार लूटे, एक बार 1664 में और एक बार 1670 में। ठीक। और लूट का परिणाम क्या रहा है इसको भी हमने बताया। आगे की तरफ अगली कक्षाओं में हम इनके बेटे संभाजी को और लगभग देखेंगे। 2 क्लास और होगी इन मराठा साम्राज्यों में, ठीक, जिसमें एक में हम पूरा शासकों को देख लेंगे आने वाले को, और एक में हम मराठाओं साम्राज्य का जो कृषि और आर्थिक व्यवस्थाएं रही हैं, व्यापार वाणिज्य रहे हैं, इनको देख करके समाप्त करेंगे। क्योंकि मेंस की परीक्षाओं में अधिकतर लिखने की जो पद्धतियां होती हैं, इसमें ये सब आर्थिक व्यवस्थाएं और इन सब चीजों का, व्यापार का, वाणिज्य का, ये सब कृषि का अधिकतर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक। तो फैक्ट जानना बहुत जरूरी होता है, तो उसको देखेंगे। इसके बाद खत्म होते ही हम लोग जो उस समय के स्वतंत्र प्रांत हुए हैं, मैसूर हुआ है, भरतपुर हुआ है, ठीक, बुंदेल हुए हैं, इन सब सारे क्षेत्रों को हम एक एक करके देखेंगे। और फिर हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत हम लोग जल्द सब सिलेबस को कवर कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। किसी भी परीक्षा का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं अपने, ठीक, तो कुछ समय के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप अपनी तैयारी का सिलेबस और अपना नाम, सिलेबस के साथ साथ किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उसका नाम बता करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को भी शेयर करते रहें एक दूसरे से जो अपने संपर्क में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। ठीक। अपना देखिए, इसमें पढ़ाने की जो शिक्षक की एक भूमिका है, बस एक मार्गदर्शन है। ठीक। हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम जो कुछ भी बता रहे हैं बस एग्जाम में जो आने वाली चीजें हैं उसी फैक्ट को लिखते हैं और उसी फैक्ट को बात करते हैं। ठीक। नाजायज तरीके की कहानियां और जो नाजायज तरीके की बातें वो करना ठीक नहीं है। ठीक। बस मेंस का व्यू है, जहां तक उसको हम कराने की पूरी कि यूपी पीसीएस मेंस भी अगर दे रहे हैं आप, तो उसमें अधिकतर फैक्ट आपको मिले। ठीक। इन चीजों के भी रखने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। हमने वनडे में भी बता दिया है पिछली क्लासों में कि आप कौन सी बुक लेंगे। ठीक। और ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव बुक या सॉलिड पेपर ही हल करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप आगे बढ़ें। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।